हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चेक पॉइंट 1.2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट के सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में मैंने चेक पॉइंट 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट का सॉल्यूशन दे दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। फर्दर वीडियो भी बनते रहेगी और आते रहेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए देखते हुए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन चेक पॉइंट 1.2। A metallic sphere having no net charge is placed near a finite metal plate carrying a positive charge. The electric force on the sphere will be। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि अब देखो, ये इंडक्शन का फिनोमेना के बेस पर ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कभी भी कोई भी चार्ज न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है ना। जैसे होता है ना कि दो चार्ज पॉजिटिव, मतलब लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी अगर मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी है तो न्यूट्रल बॉडी किसी भी चार्ज से अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन रिपेल नहीं हो सकती है किसी भी चार्ज से। ऐसा नहीं है कि कोई एक्स बॉडी है वो इससे रिपेल है तो क्या वो न्यूट्रल बॉडी हो सकती है? कभी भी नहीं। न्यूट्रल बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट हो सकती है। क्यों? फिनोमेना की वजह से। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर मान लो यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर तुम एक न्यूट्रल बॉडी को रखते हो यहाँ पे, इंडक्शन की वजह से होगा क्या, इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वो खींचे चले आएंगे यहाँ पे इस तरीके से, है ना। और प्लस चार्ज जो है इससे रिपेल हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सारे, मैंने उस लेक्चर में बताया था कि क्या सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, सारे प्रोटॉन इधर चले जाते हैं? ऐसा बात नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी हो जाता है। सेम केस इज हियर। अब वो बात नहीं। यहाँ पे क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लेट अगर न्यूट्रल भी है तो अपने आप इसे अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके इंटरेक्शन की वजह से, इंडक्शन फिनोमेना की वजह से पोलराइजेशन हो गया चार्ज का। और पोलराइजेशन होने की वजह से क्या हुआ कि एक अपोजिट चार्ज क्रिएट हो गई इसके और इसके बीच में। इस वजह से यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। सपोज करो अगर ये नेगेटिव चार्ज भी होता, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव 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 वाला चार्ज इधर आ जाता है और नेगेटिव 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 यहाँ आ जाता है। फिर भी ये मेटल जो है यहाँ पे, ये जो न्यूट्रल बॉडी है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो चल जाएगा वो चला जाएगा टुवर्ड द प्लेट, दैट इज ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। पैरेलल टू द प्लेट थोड़े बोलेंगे, है ना। पैरेलल टू द प्लेट क्या होता है? बॉडी जरूरी थोड़ा ना है कि पैरेलल ही, मतलब पैरेलल यानी कि इधर ऐसे हो, पैरेलल थोड़ा ना, इधर टुवर्ड द प्लेट। इस वजह से इसका ऑप्शन ए दैट विल बी योर आंसर। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला है टू चार्जेस ईच इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम आर 0.5 मीटर अपार्ट इफ बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इनसाइड वैक्यूम देन द फोर्स बिटवीन देम इज। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो हम लोग चार्ज बना देते हैं। ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज मान लो यहाँ पर हो गया, 0.5 मीटर के पास है। यहाँ से भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर हो गया। अब सिंपल सा फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि ये वैक्यूम में है तो कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बात हुआ नहीं, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सीधे फोर्स की वैल्यू जो है तुम्हारे लिए कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, K/Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, K की वैल्यू पुट करना है 9 × 10⁻⁹, जो में Q1 2 इंटू में ये भी 2 और 2 माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻12। हमेशा यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अब इसको गुणा कर देना है 9 × 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻12 और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे लिए 1/4। समझ में आया ना ये कैसे मैंने किया? मैंने 5/10 करा, यहाँ से इसको कट करा, चूँकि ये स्क्वायर में था इस वजह से यहाँ पे फट से मैंने कर रहा। वही चीज़ यहाँ पे ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये वाला यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू में 4 इंटू 10⁻³ 24 के 4 2 12 13 14 इंटू 10⁻³ इस वजह से इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 0.144 सी दैट विल बी योर आंसर हो जाएगा। सी आंसर आपका लिए हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है देयर आर द 2 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी। अगर मान लो अगर Q1 चार्ज है और सिंपल सा ये समझ रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, Q2 चार्ज है तो ये अगर मान लो इस पे F1 फोर्स लगाएगा तो ये Q2 भी इसी पे F1 फोर्स ही लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्लियरली है क्योंकि मैग्नीट्यूड मतलब रेशियो पूछा है, मैग्नीट्यूड का ही रेशियो ये लोग पूछे हैं कि कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो इसका रेशियो 1:1 होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला है द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस 0.06 meter apart is 5 Newton if each charge is moved toward the other so that the new distance between 0.04 meter, then the force between them will become
फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन ये बन जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इजी है। सबसे पहले बोल दे रखा है दो चार्जेस, मान लो Q1 है और Q2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है 0.06 मीटर दे रखा है और F1 मैं फोर्स मान लेता हूँ 5 न्यूटन, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दिया गया, इतना मतलब एक साथ दूरी पर लाया गया जो जिसकी वजह से इसका डिस्टेंस जो है 0.04 रह गया है। अब हम लोग कहेंगे कि अब इसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यानी F2 की वैल्यू पूछी है क्या होगी। अब F1 तुम्हारे लिए कितना है 5 है, तो यहाँ पे दोनों फोर्स लिख लेते हैं, दोनों की वजह से Q1 Q2 बटा में 0.06 का होल स्क्वायर जो कि सब मीटर में है। यहाँ पे हम लोग Q1 Q2 की वैल्यू निकाल देते हैं, 0.06 का होल स्क्वायर बराबर Q1 Q2। यहाँ पे भी F2 जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे क्या है ना, Q1 Q2 बटा में 0.04 का होल स्क्वायर। अब ये इसकी वैल्यू हम लोगों ने रखे हैं यहाँ पर है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, F2 की वैल्यू सीधे निकल जाएगी क्या 5 इंटू में है ना 0.06 का होल स्क्वायर बाई 0.04 का। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। अब सिंपल सा हल कर देना है, 5 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू 10⁻⁻4 बटा में 4 इंटू में 4 इंटू 10⁻⁻4। अब ये पता चला ना कि मैंने इसको कैसे तोड़ा, सिंपल सा। यहाँ पे 10⁻⁻2 ऊपर में भी नीचे में दोनों में हो जाएगा 10⁻⁻2, यानी 0.06 है तो इसको तोड़ेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। वही वाला नीचे वाला स्टेप में वही कर देंगे, इसका क्या है टोटल का स्क्वायर है तो मैंने 6 इंटू 6 लिखा और 10⁻⁻2 का जो स्क्वायर हो जाएगा ये लिखा। सिंपल से यही वाला चीज़ नीचे किया, इतना तो समझ में आना चाहिए, बेसिक है। अब बस कटा देना है, 2 2 3 ठीक है, 3 के 9 9 5 45, 4 से 4 गया, 2 के 4 और ये सिंपल सा जो इसका आंसर आ जाएगा आराम से आ जाएगा 11.25 न्यूटन हो जाएगा आंसर। दैट इज बी, दैट विल बी योर आंसर ऑफ फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोला है द चार्जेस ऑन द टू sphere are +7 microcoulomb and the -7 microcoulomb respectively. They experience a force F. If each of them is given an additional charge of -2 microcoulomb, then the new force of attraction will be. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग दो टेक्निक से बना सकते हैं, एक दिमाग लगा के, यानी मन में ही। ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में आता है तो हम लोग मन में करके ही बना सकते हैं, या दिमाग भी इसके लिए हम लोग लगा सकते हैं। सिंपल सा पहले मैं टेक्निक बता देता हूँ कैसे करना है, फिर मैं बताऊंगा मन में कैसे करा जाएगा। अब सबसे पहले जो है दो स्पेयर दे रखा है, मान लो स्पेयर ए हो गया, एक बी हो गया। इस पे +7 माइक्रोकूलम है, इस पे -5 माइक्रोकूलम है। अब इसमें दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो F लग रहा है, ठीक है। अब एडिशनल हम लोगों ने चार्ज दे दिया है, तो अब एडिशनल चार्ज है दे दिया, तो अब कितना हो जाएगा, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सोचो +7 में -2 माइक्रोकूलम दिया तो ये +5 माइक्रोकूलम हो गया, इसमें दिया गया तो -7 माइक्रोकूलम हो गया। अब देखो, अब तुमको थोड़ा सा हल कर लिया ना, और यहाँ पे जब तुम दिमाग लगाओगे तो देखो इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जो साइन है वो अपोजिट हो गया बट मैग्नीट्यूड सेम है, 7 5 5 7, तो जाहिर सी बात है फोर्स F ही आने वाला है। अब अभी यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो साइन का भी कोई झंझट नहीं होगा। इसका आंसर जो चला जाएगा 5 का आंसर चला जाएगा ए, एंड दैट विल बी योर आंसर। ये हो गया तुम्हारे लिए दिमाग से लिखने का। यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ा, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, फट से हम लोग देखते हैं कि एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं कि +7 में -2 घटाया 5, और ऐसे करके सोच सकते थे। अगर मान लो अगर वैल्यू भी चेंज होती ना, कुछ और आ जाता है, यहाँ पे बराबर भी नहीं होता, तो मन में कैलकुलेशन हम लोग कर सकते थे। और नीट में तो मन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा ही, और चाहिए भी। अगर आपको स्पीड मेंटेन करना है, स्पीड अगर बढ़ाना है तो ये थोड़ा छोटा छोटा काम तो करना पड़ेगा। अगला छठा नंबर क्वेश्चन बोला है टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एट अ डिस्टेंस आर exerts a force F on each other. If the charges are half and the distance between them is double, the new force acting on each charge is. पहले मान लो कि दो चार्जेस था, Q1 है Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R हो गया, ठीक है। फोर्स लग गया तुम्हारे लिए है ना K Q1 Q2 है ना बाई R, ये हो गया। अब बोल रखा है, अब यहीं से देखो, अब यही क्वेश्चन, अब F2 F1 मानने की कोई झंझट नहीं है, सिंपल सा तुम यहीं से काम कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे कैसे करना है तुम्हें, सबसे बोला है कि इफ द चार्जेस आर हाफ, तो तुम कुछ नहीं करो, यहीं पे चार्ज Q1 हो गया Q2 हो गया, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, ये मल्टीप्लाई में है,
बटा में हाफ कर दिया, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, आर स्क्वायर होगा, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, तो टू इंटू में आर का स्क्वायर कर दो। बस यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अब सिंपल सा ये है, तो इसको के Q1 Q2 बटा में ये दो दूनी के 4 हो गया, ये दूनी के 4 का आर स्क्वायर, ये इतना जो पार्ट हो गया ना ये फिर से एफ हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एफ, और ये 4 4 ये हो गया 4 16, तो जो छठा का जो आंसर चला जाएगा वो डी चला जाएगा, डी दैट विल बी योर आंसर छठा का। अगर बहुत ज़्यादा घिचमिच हो रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि बहुत ज़्यादा घिचमिच है, थोड़ा और फ्रेश से बनाने के लिए। ओके, 7th नंबर क्वेश्चन बोला है टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 10⁻⁴ न्यूटन व्हेन एन ओएल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस देन द फोर्स बिटवीन बिकम्स, सॉरी फोर्स जो है हो जा रहा है 2.5 × 10⁻⁵ न्यूटन, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ओएल इज। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 7th बहुत इजी है। इसमें क्या है, इसमें करना ही क्या है, दो चार्ज रिपेल हो रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो हम लोग सिंपल सा फोर्स लिख लेते हैं। फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10⁻⁴ न्यूटन दे रखा है। अब बोला गया कि जब ऑयल इंट्रोड्यूस किया गया तो फोर्स इतना हो गया, तो हम लोग एफ डैश मान लेते हैं। अब आप तुम खुद सोचो, ओरिजिनली फोर्स एफ था, जब तुमने ऑयल इंट्रोड्यूस किया, ऑयल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है के टाइम्स घट जाता है। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और यहीं से पूछा गया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंपली के की वैल्यू जो हो जाएगी वो एफ बाई एफ डैश हो जाएगा। हाँ, अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, के की जो वैल्यू हो जाएगी, एफ की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 10⁻⁴, और एफ डैश की वैल्यू यानी कि जो न्यू फोर्स है आफ्टर ऑयल को इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बाद इसकी फोर्स जो है 2.5 × 10⁻⁻5 हो जाएगी। 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा ये 10⁻+5 बाई 2.5, एंड यहाँ पे हो जाएगा ये 10 होगा, और 25 का भी ये ऊपर जाएगा तो ये 10, यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा, बाई 25 हो जाएगा, यानी टोटल ये 4 हो जाएगा, और 4 दैट मीन्स डी जो है वो तुम्हारे लिए 7वें का आंसर हो जाएगा। ओके, 8वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लैंग्वेज का गेम। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो एक Q1 चार्ज था और एक Q2 चार्ज था, दोनों के बीच में जो है फोर्स एफ आर डिस्टेंस पर है तो फोर्स एफ लगा। फिर बोल रखा है कि देन द डिस्टेंस आर डैश एट विच these charges will exert the same forces in a medium of a dielectric constant K is given by। ये थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज है। यहाँ पे ये बोल रखा है कि वही चार्ज को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर डैश पे रखा जाए, कितना आर डैश पे रखा जाए, कंटेनिंग मीडियम, इसमें हम लोग मीडियम को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी मीडियम को भी इंट्रोड्यूस करके इसी चार्ज को किसी मीडियम में बंद करके किसी पर्टिकुलर आर डैश पे रखा जाए, तो इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है ना वो ये ऊपर में जो फोर्स एफ था उसके बराबर आया। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्रिकी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स लिख लेते हैं, क्या होगा, फोर्स Q1 Q2 बाई आर। अब क्या बोला है कि मीडियम में रहते हुए किसी आर डैश पे रखे गए फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, कि Q1 Q2 बटा में आर का स्क्वायर इंटू में के, यही होता है फोर्स। कि पहले मीडियम को हटा दो, मीडियम को मान लो 1 में हटा दो, फोर्स क्या होगा, ये इतना फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है मीडियम को भी रख दो तो बटा में के हो जाता है, फोर्स बाई के हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि पहले अगर मीडियम नहीं था आर डैश पे रखे थे तो इतना फोर्स आ गया, के Q1 Q2 बटा में आर डैश का स्क्वायर। लेकिन बोला क्या है क्वेश्चन में कि आर डैश पे रखना तो रखना ही है, साथ में मीडियम को भी इंट्रोड्यूस करना है, तो मीडियम को भी के लिए बटा में के कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, एफ बराबर एफ डैश, यही तो बोला है बराबर करने के लिए, बराबर कर देते हैं के Q1 Q2 बटा में, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बटा में के Q1 Q2 बटा में आर डैश का स्क्वायर इंटू में के, कटा, कटाने के बाद ये आ गया। जब ये आ गया कटाने के बाद तो सीधे क्या पूछा है, कितने आर डैश पे रखा जाए, आर स्क्वायर बाई के बराबर आर डैश का स्क्वायर बराबर आर डैश बराबर रूट आर स्क्वायर का के बराबर आर बाई अंडर रूट में के, और इसका जो आंसर चला जाएगा चेक पॉइंट 1.2 का 8वां का सी आंसर जो है दैट विल बी योर आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। एफ जी एंड एफ ई रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पेक्टिवली between the electrons situated at the distance of 10 centimeter, then the ratio of this and this is। इसको सीधे तुम याद भी कर सकते हो, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ।
ऐसे जो इसका आंसर चला जाएगा वो डी चला जाएगा, लगभग हम लोग बोल सकते हैं। कैसे? एफ जी बाई एफ ई बोला है, तो दो मान लो ये Q1 हो गया, ये किसी पर्टिकुलर आर डिस्टेंस आर की वैल्यू जो है तुम्हारे लिए 10 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटीमीटर में यह ध्यान रखना यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं। ग्रेविटी क्या करती है? G(m1)(m2) बाई आर स्क्वायर। अभी आर के वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, ये होती है समझदारी। और इलेक्ट्रोस्टैट क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इन दोनों का रेशियो लेने के लिए। आओ रेशियो ले लेते हैं। एफ जी बाई एफ ई बराबर G(m1)(m2) बाई आर स्क्वायर इंटू में K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया, यूनिट भी चेंज नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इसकी हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करा जाए। जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इलेक्ट्रॉन के बीच। इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ मास का होल स्क्वायर बाई के की वैल्यू जो है 9 इंटू 10⁻9 और दोनों इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधे ई बाई एम रेशियो हम लोग लगाते हैं, है ना। ई बाई एम रेशियो का स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं सबको। हाँ, ई बाई एम रेशियो होता है ना, ई बाई एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का लगाएंगे। इसको इनवर्स लिखा है, मास बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो लिख के इस पूरे को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली जो है आपके डी के बराबर, यानी 10⁻⁻43 के लगभग आ जाएगी, है ना। इसका आंसर जो चला जाएगा वो डी चला जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। Two particles of equal masses m and charge q are placed at a distance of 16 centimeter. They do not experience any force. The value of q by m is. अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ के आपको लगेगा कि अरे ये कैसा क्वेश्चन है, दो फोर्स दो चार्जेस हैं, तो या फिर अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया कि फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो आपको दिखता है कि यहाँ पे जी की वैल्यू दी रहती है, यानी कि यहाँ पे नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में ग्रेविटेशन को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे बोला है कि आप जो है ग्रेविटेशन को क्या करें, कंसीडर करें। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं कि जैसे Q1 है और यहाँ पे Q2 हो गया, तो हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यहाँ पे क्या बोला है? इक्वल मास एंड इक्वल चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या करता है? लिख सकता है Q चार्ज बोला है, तो दोनों Q है, तो Q1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लो, इक्वल है तो, है ना। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगा, जबकि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैट जिसको रिपेल करेगा। और यहाँ पे मान लो ये दोनों डिस्टेंस r पे है, इसका मतलब क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कर देना है। आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स G(m1)(m2) बटा में आर स्क्वायर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घटा। हमसे क्या पूछा है? Q बाई एम का रेशियो। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये हो जाएगा G(m2) बाई के Q स्क्वायर Q बाई एम का स्क्वायर। ये इधर मैंने लाया है, सॉरी ये एम स्क्वायर को इधर मैंने लाया है और ये इधर लाया जाएगा, तो G बाई के हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है Q बाई एम की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में G बाई के हो जाएगा। पुट कर सकते यहाँ पे K की जो वैल्यू हो जाएगी G इंटू में के, जो K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इस वजह से ये ऊपर चला जाएगा G इंटू में 4 पाई इप्सिलॉन। ऐसा कोई दिख रहा है तो 10वां का D जो है चला जाएगा आंसर। दैट इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। A charge Q1 exert of some forces on the second charge Q2. Okay, if a third charge Q3 is brought near Q2, then the force exerted by Q1 on Q2. और ये जो मतलब कि क्वेश्चन है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? सुपरपोजिशन थ्योरम पर बेस्ड है। तो यहाँ पे मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है। ठीक है, अब मान लो ये Q1 चार्ज है, ये मान लो Q2 चार्ज है, जैसे कि बोला है। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है कि इस पे अब मान लो ये F1 फोर्स लगाता है, मान लो सेम ही चार्ज है, F1 फोर्स लगाता है। ठीक है, अगर मान लो ये Q2 के नज़दीक एक Q3 जो है चार्ज रख दिया जाता है, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। तो Q1 अब Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा? अब यहाँ पे इसको कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। ये जब Q3 इसके पास आएगा तो हो सकता है अगर ये सेम है तो रिपेल करने लगेंगे, सेम लाइक चार्जेस हैं, रिपेल इच अदर, डिसलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो मान लो कि ये
लाइक चार्जेस हैं, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। तो Q2 पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो तो गबड़ा गया। वो तो मान लो ये भी F लगा रहा है, तो मान लो ये नेट फोर्स जो है इधर हो जाएगा। अगर एक 90 डिग्री पर है तो ये F√2 हो जाएगा। सपोज करो कि ये दोनों 90 डिग्री पर है वेक्टर एडिशन से, तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा इन दोनों Q2 Q1 और Q3 की वजह से Q2 पर जो नेट फोर्स लगेगा वो तो डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है, क्योंकि ये भी कुछ लगाया ये भी कुछ लगाया, वेक्टर सम एडिशन करने से इतना आ गया। लेकिन आप खुद सोचो कि इस Q2 Q3 के आने की वजह से क्या Q1 इस पर जितना फोर्स लगा रहा था F, क्या वो कम हुआ या बढ़ा? नहीं। Q1 जो है इनिशियली जब Q3 नहीं था तब भी फोर्स F ही लगाएगा। अगर Q3 आ भी गया तो इस पे नेट फोर्स तो चेंज हो जाएगा, लेकिन Q1 के थ्रू जो Q2 पे जो फोर्स है वो क्या बदलेगा? क्या नहीं, वो अब भी पहले भी फोर्स F लगा रहा था और इसके आ जाने की वजह से ये इस पर F ही लगाएगा। जैसा क्वेश्चन में बोला है ना कि फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 आफ्टर, जब ये आ जाएगा तो सेम ही रहने वाला है, इस वजह से इसका आंसर सी चला जाएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम are placed in air at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC having length of each side 10 centimeter. The resultant force on the charge at C is A, B, C जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। ये माइक्रोकूलम नहीं लिखता हूँ मैं, 1, -1 एंड प्लस में 2 रिस्पेक्टिवली। अब चलो बस सिंपल सा कुछ नहीं करना, ये प्लस है, ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये लाइन हम जानते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, अलोंग द लाइन होते हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग है तो इस वजह से ये रिपेल करेगा इस पर हमको नेट फोर्स देखना है, रिजल्टेंट फोर्स देखना है सी चार्ज पे। ये दोनों लाइक नहीं डिसलाइक चार्जेस हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर अटैक करेगा, ये भी इधर अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों क्या है लाइक चार्जेस हैं, तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से ये इधर अट्रैक्ट करा तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हमको फोर्स देखना है सी पे, तो अट्रैक्शन हो गया। इस तरीके से नेट फोर्स कितना किधर जाएगा, पहले मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। ये देखो ये 1 2 1 2 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम, 2 1 2 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम। साइन का झंझट नहीं क्योंकि वेक्टर एडिशन हो जाएगा। अब तुम सोलो इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, तो दिस विल भी कितना हो जाएगा, ये दोनों 60 स्ट्रेट लाइन है, ये 120 होगा तो 180 हो जाएगा। तो ये अब तुम जानते हो कि जब दो वेक्टर हो उन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और वो 120 डिग्री पर हो, मतलब यहाँ पे 60 डिग्री बन गया, लेकिन सपोज कर लो 120 डिग्री है, तो उसका जो फोर्स होता है वो सेम होता है मैग्नीट्यूड, और वो एंगल बाइसेक्टर से कट करता है। तो ये भी यहीं से कट करेगा और इसका फोर्स F होगा, सिंपल सा, क्योंकि ये भी F है और ये भी F है। कैसे हम मैंने जाना, इसका ये भी Q1 Q2 दोनों का इक्वल है, ये 2 है 1 है, ये भी 2 है 1 है। अगर दूसरा होता तो बदल जाता, तो सीधे फोर्स लिख लो कि Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर, सिंपल सा 9 × 10⁻⁹ है ना, 1 2 2 1 2 2 हो जाएगा। और माइक्रोकूलम 10⁻⁶ 10⁻⁶ 10⁻⁻ में 12। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। r 10 सेंटीमीटर बोला है तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो 10⁻², लेकिन r का स्क्वायर होता है r का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 18 × 10⁻³ हो गया, 10 स्क्वायर 10⁻⁻4 हो गया यहाँ पे। इसको सॉल्व करा जाए, इसको सॉल्व करने पे ये ऊपर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो यानी 180 × 10⁻², यानी 1.8 न्यूटन जो है इसका आंसर आ जाएगा, और बी दैट विल बी योर आंसर। फिनिश हो चुका है ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सेंड करें, और इस तरीके से और सारे वीडियो जितने भी DC पांडे के सॉल्यूशंस वाले वीडियो हैं मैं सारे बना दूंगा। और NCERT के अगर आप चाहते हैं हिडन पॉइंट्स बायोलॉजी में तो वो भी मैं कवर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जितना भी नीट का फिजिक्स का जो थॉरली चैप्टर है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि नीट के फिजिक्स का जो NCERT है वो मुझे पढ़ना ना पड़े, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बन जाए, तो वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर सब्सक्राइबर अच्छे जाते हैं तो। अदरवाइज मेहनत करने का तो कोई फायदा है नहीं।